हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार कक्षा 11 की लिए एक नई वीडियो के साथ। तो आज हमारा चैप्टर वही है पिछले वाला, कौन सा वनस्पति जगत, और उसमें आज हम बात करेंगे पादप समूह जो है हमारा वह है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के बारे में। देखो ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं और टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये हमारे भ्रूण बनाने वाले एम्ब्रियोफाइट का सबसे सरल और आद्य समूह होता है। जो ब्रायोफाइट्स होता है हमारा, ये भ्रूण बनाने वाले जो एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं उनका सबसे सरल और आद्य समूह यानी कि पहला समूह होता है। इसकी लगभग 840 वंश और 23,500 जातियां अब तक ज्ञात हैं। जो ब्रायोफाइट्स के जो पौधे होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी मतलब सब जगह पाए जाते हैं। इनमें जो नर जननांग होते हैं वो पुंधानी यानी कि एंथ्रोजोइड्स, और जो मादा जननांग स्त्रीधानी यानी कि कार्पोगोनियम। यानी कि हमारे जो नर जननांग हैं वो होते हैं एंथ्रोजोइड्स एंथ्रीडियम, और जो मादा जननांग होते हैं वो होते हैं कौन से, वो होते हैं कार्पोगोनियम। ये दोनों अंग जो दोनों हमारे जननांग हैं, चाहे वो नर जननांग हो या मादा जननांग हो यानी कि स्त्रीधानी हो, तो ये दोनों होते हैं बहुकोशिकीय। और इनके ऊपर एक परत होती है किसकी, चोलक की, यानी कि जैसे चोलक भी बोल सकते हैं और जैकेट भी बोल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके विशिष्ट लक्षणों की। इसके जो अधिकांश पौधे हैं, इस वर्ग के जो अधिकांश पौधे हैं वो हरे होते हैं और नम और छायादार स्थानों पर उगते हैं। लेकिन इनमें जो निषेचन है, निषेचन के लिए जल आवश्यक है। उसके बाद पादप, इसलिए क्योंकि इनमें निषेचन जो जल के अंदर होता है, इसलिए से पादप जगत का उभयचर बोलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ब्रायोफाइट्स को। इसकी कुछ जातियाँ जल में पाई जाती हैं, जैसे रिक्शा फ्लुएंस। ये जाति कहाँ पाई जाती है, इसकी रिक्शा कहाँ पाई जाती है, जल के अंदर। सामान्य तौर पर पृथ्वी पर पाए जाते हैं और जो नम स्थान है और छायादार स्थान है वहाँ पर उगते हैं। लेकिन निषेचन कहाँ होता है, जल के अंदर, इसलिए से क्या कहते हैं, पादप जगत का उभयचर। उभयचर का मतलब जो जल और थल दोनों जगह पाए जाएं उन्हें बोलते हैं उभयचर। ये नग्न चट्टानों पर उगते हैं और नग्न चट्टानों पर उगने के कारण पादप अनुक्रमण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पादप अनुक्रमण में। उसके बाद जो पौधे, इनके जो पौधे होते हैं इस वर्ग के, वो छोटे होते हैं और थैलस के समान होते हैं। लेकिन कुछ जो उच्च श्रेणी के जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें वास्तविक जड़ें, तना और पत्ती नहीं पाई जाती, केवल पत्ती और तने के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। और जड़ों के स्थान पर क्या पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं राइजोइड्स यानी कि मूलांक। उसके बाद इनमें संवहन ऊतक जो है, जो वैस्कुलर बंडल है वो नहीं पाए जाते हैं। मुख्य पौधा होता है युग्मकोद्भिद यानी कि गैमेटोफाइट, जिस पर जननांग क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। जो मुख्य पौधा होता है युग्मकोद्भिद, इसी पर क्या होते हैं, जननांग क्या होते हैं, विकसित होते हैं यानी कि उत्पन्न होते हैं। उसके बाद क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण क्या उसमें करते हैं, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं बना लेते हैं, अर्थात ये स्वपोषी होते हैं। लैंगिक जनन इनमें कैसा होता है, विषम युग्मक प्रकार का, यानी कि अलग अलग युग्मक होते हैं। नर युग्मक अलग होता है और मादा युग्मक अलग होता है, इसे कहते हैं विषम युग्मक प्रकार का। जो लैंगिक जनन होता है इनमें वो कैसा होता है, विषम युग्मक प्रकार का होता है। नर जननांग पुंधानी यानी कि एंथ्रीडियम, और मादा जननांग स्त्रीधानी यानी कि कार्पोगोनियम। तो जो नर जननांग है उसे बोलते हैं एंथ्रीडियम, और जो मादा जननांग होता है उसे बोलते हैं कार्पोगोनियम यानी कि स्त्रीधानी। ये दोनों जननांग है बहुकोशिकीय होते हैं और जैकेट युक्त होते हैं, यानी कि जो नर जननांग है और जो हमारा मादा जननांग है, यानी कि जो हमारा एंथ्रीडियम है और जो हमारा कार्पोगोनियम, दोनों कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं और जैकेट युक्त होते हैं। इनमें जो इस वर्ग के जो पौधे हैं उनमें क्या होता है, निषेचन जल के अंदर होता है, और निषेचन जल के अंदर होगा। निषेचन जब जल के अंदर होगा यानी कि जल निषेचन जो है जल के अंदर होने की वजह से जो पुमणु है, जो एंथ्रोजोइड्स हैं यानी कि हमारे नर युग्मक है, कौन से हैं, पुमणु, ये होते हैं हमारे नर युग्मक। तो जो पुमणु है हमारे एंथ्रोजोइड्स हैं, ये जल में क्या करेंगे, स्त्रीधानी के संपर्क में जाएंगे, यानी कि जो हमारे कार्पोगोनियम है उसके संपर्क में जाएंगे। और जो अंडगोल है, अंडगोल क्या है, वो है हमारे मादा युग्मक, यानी कि जो जिनका निर्माण कहाँ होता है, स्त्रीधानी के अंदर। ये जो स्त्रीधानी है इसका जो अंडगोल है कहाँ बनते हैं, स्त्रीधानी के अंदर। तो जब ये जो हमारे पुमणु हैं ये जल में क्या करेंगे, स्त्रीधानी के संपर्क में आएंगे, और स्त्रीधानी के संपर्क में आने के बाद ये अंडगोल से क्या होंगे, संयुग्मन करेंगे, यानी कि अंडगोल के साथ जुड़ जाएंगे। जो हमारे पुमणु हैं, ये हमारे पुमणु क्या करेंगे, ये पुमणु और ये अंडगोल, ये पुमणु और ये अंडगोल क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, संयुग्मन करेंगे और एक द्विगुणित जायगोट का निर्माण करेंगे, यानी कि एक द्विगुणित जायगोट बन जाएगा। जो पुमंग होते हैं यानी कि जो हमारे पुमणु हैं वो द्विसाबित होते हैं। पुमणु कैसे होते हैं,
द्विकशाभिक यानी कि बाइफ्लैजिलेट होते हैं, उनमें 2 कशाभिका पाई जाती हैं और गतिशील होते हैं। लेकिन जो अंडगोल होते हैं वो गतिहीन होते हैं, यानी कि जो गति करता है वो केवल क्या करता है, जो नरयुग्मक है, जो पुमणु है हमारा, जो एंथ्रोजोइड्स है, वही गति करता है, वही क्या होता है, द्विकशाभिक होता है, यानी कि उसके अंदर 2 कशाभिका पाई जाती हैं, जिनकी सहायता से वो गति करता है, चलता है। और लेकिन जो अंडगोल हैं वो अंडगोल कैसे होते हैं, गतिहीन होते हैं, वो अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, वो गति नहीं करते। केवल जो एंथ्रोजोइड्स है वही कहाँ पहुँचेगा, उस स्फीयर के पास पहुँचेगा और क्या करेगा, एक द्विगुणित जायगोट बना लेगा। उसके बाद इनमें जो पीढ़ी एकांतरण है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि जब हमारी युग्मकोद्भिद अवस्था और जो हमारी बीजाणुविद अवस्था है एक के बाद क्रमशः एक आए तो उस स्थिति को कहते हैं पीढ़ी एकांतरण, यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इनमें जो पीढ़ी एकांतरण है वो क्या पाया जाता है, स्पष्ट रूप से पाया जाता है। अब बात करते हैं पीढ़ी एकांतरण की। पीढ़ी एकांतरण क्या होता है, देखिए पीढ़ी एकांतरण लैंगिक जनन के दौरान जब युग्मकोदित पौधे पर नर एवं मादा युग्मकों का संलयन होता है तो क्या बनता है, एक जायगोट बनता है। यानी कि इसमें क्या होता है, पीढ़ी एकांतरण में लैंगिक जनन के दौरान युग्मकोद्भिद पौधे पर क्या पाए जाते हैं, नर और मादा युग्मकों का संलयन। यानी कि जो हमने यहाँ एक चीज़ बताई थी, आपकी मुख्य पौधा क्या होता है, युग्मकोद्भिद होता है, जिस पर जननांग उत्पन्न होते हैं, नर जननांग और मादा जननांग। तो वही बात यहाँ पर आ रही, लैंगिक जनन के दौरान युग्मकोद्भिद पौधे पर क्या होगा, नर एवं मादा युग्मकों का क्या होता है, संलयन होता है, यानी कि वो आपस में फ्यूजन करते हैं, यानी कि आपस में जो नर और मादा युग्मक हैं वो आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं, जिससे क्या बनता है, एक द्विगुणित जायगोट का निर्माण होता है। और जो द्विगुणित जायगोट है उस द्विगुणित जायगोट में क्या होता है, सूत्र विभाजन होता है, और सूत्र विभाजन होने के साथ एक बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है। यानी कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन हुआ, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिले तो क्या बना, एक द्विगुणित जायगोट बनाने के डिप्लॉयड जायगोट का निर्माण हुआ। और जो हमारा द्विगुणित जायगोट है उस द्विगुणित जायगोट में सूत्र विभाजन हुआ, और सूत्र विभाजन होने के बाद उसमें क्या हुआ, एक बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण हुआ। और जो बहुकोशिकीय जो भ्रूण है हमारा, उसके बाद इसका भ्रूण का निर्माण हो गया हमारा। उसके बाद द्विगुणित बीजाणुद्भिद जो होता है, यानी कि भ्रूण से क्या हुआ, भ्रूण से क्या निर्माण होगा, यानी कि भ्रूण जो है ये विकसित होगा, और विकसित होने के बाद फिर क्या बनाएगा, एक द्विगुणित बीजाणुद्भिद अवस्था बनाएगा। यानी कि द्विगुणित का मतलब डिप्लॉयड और बीजाणुद्भिद यानी कि स्पोरोफाइट। जब भ्रूण विकसित होगा और भ्रूण के विकसित होने पर द्विगुणित बीजाणुद्भिद का निर्माण होगा। और जो हमारा द्विगुणित बीजाणुद्भिद है इसके कैप्सूल में फिर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है। इसके में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और फिर अगुणित बीजाणु का निर्माण होता है। और जो ये अगुणित बीजाणु होते हैं ये अंकुरित करके पुनः फिर क्या करते हैं, एक युग्मकोद्भिद पौधे का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार जब ये कह सकते हैं शॉर्ट में से, किस प्रकार जब युग्मकोद्भिद और जो हमारी बीजाणुविद अवस्थाएं हैं क्रमशः एक के बाद दूसरी आती रहे तो इस स्थिति को कहते हैं हम क्या, पीढ़ी एकांतरण, यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि पीढ़ी एकांतरण क्या होता है। तो उसके बाद बात करेंगे इसके आर्थिक महत्व की। तो इसके कुछ मैंने जो ब्रायोफाइट्स हैं इसकी कितनी जातियाँ ज्ञात है, कितने वंश ज्ञात हैं, वो उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दी। उसके बाद मैंने इसके कुछ विशिष्ट लक्षण बताए मैंने आपको। फिर मैंने इसके जो पीढ़ी एकांतरण इसमें पाया जाता है स्पष्ट रूप से उसके बारे में बताया कि पीढ़ी एकांतरण होता क्या है। तो जब मैंने इसमें एक चीज़ बताया आपको, जब लैंगिक जनन के दौरान जो युग्मकोद्भिद पौधा होता है उसके ऊपर क्या होता है, नर और मादा जो युग्मक होते हैं उनका संलयन होता है, और जो नर और मादा युग्मक होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और एक द्विगुणित जायगोट का निर्माण करते हैं। इस द्विगुणित जायगोट में फिर क्या होता है, सूत्र विभाजन होता है, जिससे एक बहुकोशिकीय भ्रूण बनता है। और जिससे बहुकोशिकीय भ्रूण बनेगा तो ये बहुकोशिकीय भ्रूण विकसित होकर फिर क्या करेगा, एक द्विगुणित बीजाणुद्भिद का निर्माण करेगा। यानी कि जो विकसित भ्रूण है उससे क्या बनेगा, द्विगुणित बीजाणुद्भिद बनेगा। और उसके बाद बीजाणुद्भिद जो द्विगुणित बीजाणुद्भिद है, यानी कि जो हमारा डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है उसका जो कैप्सूल है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद अगुणित बीजाणु का निर्माण होगा। और जो अगुणित बीजाणु बनेंगे उनसे ही क्या होगा, फिर एक युग्मकोद्भिद का जो युग्मकोद्भिद पौधा है उसका निर्माण होगा। तो इस प्रकार हम इसे शॉर्ट में कह सकते हैं कि जब युग्मकोद्भिद और बीजाणुविद अवस्थाएं क्रमशः एक के बाद दूसरी आती रहें तो इस स्थिति को कहते हैं क्या, इसे कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। अब बात करते हैं इसके आर्थिक महत्व की। वैसे तो इसका जो ब्रायोफाइट्स है इनका आर्थिक महत्व बहुत कम है, सामान्य रूप से इनका आर्थिक महत्व बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो इनका जो इसमें जो क्या होता है, जो कुछ मोस के पौधों और तालाब, जो इसमें कुछ इस वर्ग के जो पौधे होते हैं वो उनमें मोस पौधों तालाबों में उगती है। यानी कि जो मोस है इसकी
वो क्या करती हैं, वो पौधों पर और तालाबों में उगती है, और जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, मोस की, तो वो क्या करती है, मोस की वो मृत्यु होने पर क्या होगा, वो जल के नीचे एकत्रित हो जाएगी, और जल के नीचे जैसे वो एकत्रित होगी तो वो क्या करेगी, मृदा का निर्माण करेगी, यानी कि मिट्टी का निर्माण करेगी। उसके बाद नंबर 2, ये चट्टानों पर जब उगती हैं तो चट्टानों पर उगकर जो दूसरे बड़े पौधे हैं उनके लिए क्या करती है, भूमि तैयार करती है, यानी कि जो दूसरे बड़े पौधे हैं उन दूसरे बड़े पौधों के लिए क्या करती है, भूमि तैयार करती है। उसके बाद तीसरा इसका जो पॉइंट है वह है ये, क्योंकि ये जो हमारे इस वर्ग के जो पौधे हैं वो घने रूप में उगते हैं, और घने रूप में उगने के कारण क्या करते हैं, मिट्टी को बांधते हैं, यानी कि जिस समय वर्षा होती है और वर्षा के जल के साथ मिट्टी कटती है तो ये क्या करते हैं, घने रूप में उगने के कारण ये क्या करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकने में सहायता करते हैं। उसके बाद इसका जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, इसके में आर्थिक महत्व का, जो हमारे शाकाहारी स्तनधारी होते हैं उनके द्वारा खाने के काम में, यानी कि उनके भोजन के रूप में भी, जो हमारे शाकाहारी स्तनधारी होते हैं उनके लिए भोजन के रूप में भी काम में आते हैं। कौन, ब्रायोफाइट्स, ये इसका आर्थिक महत्व था। अब बात करेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। जो टेरिडोफाइट्स है, तो जो टेरिडोफाइट्स है इस वर्ग के जो पौधे होते हैं वो क्लोरोफिल और संवहन उत्तक युक्त होते हैं, और अपुष्पोद्भिद, यानी कि उनके ऊपर पुष्प नहीं आते। अपुष्पोद्भिद मैंने पहले लिख दिया पहले इसमें कि इन जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके ऊपर पुष्प कभी नहीं आते। तो जो हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं वो इस वर्ग के जो पौधे होते हैं वो क्लोरोफिल युक्त और संवहन उत्तक युक्त, यानी कि संवहन उत्तक का मतलब जाइलम और फ्लोएम की उपस्थिति, वो इसके युक्त, इनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। और अपुष्पोद्भिद पौधे होते हैं जल और खनिज लवणों के संवहन होते हैं, जो कि जल और खनिज लवण है उनका संवहन भी होना है, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है, तो उसके लिए इनमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं, परंतु पुष्प और बीज नहीं बनते, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम। क्वेश्चन आता है पेपर में कि क्रिप्टोगैम क्या होते हैं, तो क्रिप्टोगैम क्या होंगे, जिन पुष्प पौधों पर पुष्प और बीज नहीं बनते उन्हें क्या बोलते हैं, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम बोलते हैं। ये इस वर्ग के जो पौधे होते हैं प्राय शाकीय होते हैं और नम व छायादार स्थानों पर उगते हैं, यानी कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इनके पौधे शाकीय होते हैं, यानी कि उनका तना मुलायम होता है, कमजोर होता है, और वो कहाँ उगते हैं, नम और छायादार स्थानों पर, जहाँ नमी होती है और जहाँ छाया होती है ऐसे स्थानों पर उगते हैं। इसकी कुछ जातियाँ जल में भी पाई जाती हैं, जैसे मार्सिलिया, एजोला आदि, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं जलीय फर्न। किसे, जो मार्सिलिया और एजोला जिसकी जातियाँ हैं टेरिडोफाइट्स की, जल में पाई जाती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, जलीय फर्न बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके विशिष्ट लक्षणों के बारे में। मुख्य पौधा कैसा होता है, इसमें बीजाणुविद, जो हमने जो ब्रायोफाइट्स हैं इसमें मुख्य पौधा क्या बताया था आपको, युग्मकोद्भिद, लेकिन जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें जो मुख्य पौधा होता है वो होता है बीजाणुविद, अर्थात जड़ और तना और पत्ती में बटा हुआ होता है। इसमें मैंने बताया था कि ये क्या काहे में होता है, ये जड़, तना और पत्ती में बटा हुआ नहीं होता, लेकिन इसमें जो तना और पत्ती है उसके समान संरचनाएं पाई जाती हैं, और जड़ों के स्थान पर क्या पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं राइजोइड्स, यानी कि मूलांक, इसमें मैंने बताया था आपको। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका जो मुख्य पौधा होता है बीजाणुद्भिद होता है, स्पोरोफाइट होता है, और वो जड़, तना और पत्ती में बटा हुआ होता है। इनमें निश्चित पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, मैंने इसमें बताया था, इसमें भी स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, और इसमें भी निश्चित जो पीढ़ी एकांतरण है वो पाया जाता है। युग्मकोद्भिद जो अवस्था जो होती है वो छोटी होती है और बीजाणु अवस्था से स्वतंत्र होती है, यानी कि जो इसके अंदर जो युग्मकोद्भिद जो गैमेटोफाइट अवस्था पाई जाती है वो छोटी होती है, और जो स्पोरोफाइट अवस्था होती है, जो बीजाणुविद अवस्था होती है, उससे वो क्या होती है, स्वतंत्र होती है। युग्मकोद्भिद अवस्था पर क्या होता है, नर जननांग पुंधानी और मादा जननांग स्त्रीधानी, यानी कि जो हमारा युग्मकोद्भिद है, देखो यहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो युग्मकोद्भिद है उस पर ही जननांग क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो सेम वही बात यहाँ पर है, युग्मकोद्भिद पर क्या होते हैं, जो युग्मकोद्भिद पौधा होता है उस पर जननांग, यानी कि जो नर जननांग है पुंधानी यानी कि एंथ्रीडियम, और जो मादा जननांग है स्त्रीधानी यानी कि कार्पोगोनियम, वो क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। पुंधानी यानी कि जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम में नर युग्मक क्या होते हैं, पुमणु, और जो स्त्रीधानी यानी कि कार्पोगोनियम होता है वो उसमें क्या होते हैं, मादा युग्मक अंडगोल यानी कि ऊसफेर पाए जाते हैं। क्या होते हैं, यानी कि नर जननांग हमारा क्या होता है, पुंधानी यानी कि एंथ्रीडियम, और जो मादा जननांग होता है वो होता है कार्पोगोनियम यानी कि स्त्रीधानी। जो नर जननांग पुंधानी है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, पुमणु, नर ये होते हैं नर युग्मक, यानी कि जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं, इन्हें नर युग्मक जो होते हैं वो पुमणु होते हैं, पुमणु का मतलब एंथ्रोजोइड्स, और जो मादा युग्म, जो हमारा मादा युग्मक है वो जो स्त्रीधानी के अंदर पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं अंडगोल यानी कि बहुकोशिकीय। और ये दोनों के दोनों जो जननांग होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं और जैकेट युक्त होते हैं। अब बात करेंगे इसके आर्थिक महत्व के बारे में, टेरिडोफाइट्स का जो आर्थिक महत्व है वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं टेरिडोफाइट्स का आर्थिक महत्व।
तो जो टेरिडोफाइट्स का आर्थिक महत्व है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले है इसमें क्या कि इसका जो टेरिडोफाइट्स जो होते हैं इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैव उर्वरक के रूप में। जैव उर्वरक के रूप में कैसे, जो एजोला होता है, जो जलीय फंड होता है एजोला, इसका एक प्लांट क्या होता है एजोला, उसके अंदर एक एनाबीना एजोली नाम की नीली हरी शैवाल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एनाबीना एजोली नाम की नीली हरी शैवाल, जो क्या करती है, जो स्वतंत्र नाइट्रोजन होती है उसका क्या करती है, स्थिरीकरण करती है। और जो हमारे धान के खेत हैं उन धान के खेत में उर्वरक के रूप में क्या किया प्रयोग की जाती है। किसका प्रयोग किया जाता है धान के खेत में उर्वरक के रूप में, एनाबीना एजोली नाम की जो नीली हरी शैवाल है। ये जो एनाबीना एजोली नाम की नीली हरी शैवाल है जो हमारे धान के खेत है उसमें इसका प्रयोग कहाँ के लिए किया जाता है, उर्वरक के रूप में। उसके बाद इसका प्रयोग किया जाता है किसके, सजावट के रूप में। जो फंड की जो विभिन्न जातियाँ हैं उनका प्रयोग घरों में और बगीचों में किसके लिए किया जाता है, सजावट के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे लाइकोपोडियम, जो लाइकोपोडियम जो प्लांट है उसका जो प्रयोग होता है वो घरों में और बगीचों में किसके लिए किया जाता है, सजावट के लिए किया जाता है। उसके बाद करते हैं जीव नाशक के रूप में। जो लाइकोपोडियम है उसके अनेक जातियाँ जो हैं वो नाइट्रोजन युक्त एक रसायन बनाती है जो विष का कार्य करता है। लाइकोपोडियम जो किसका प्लांट है उसकी जो विभिन्न जातियाँ वो क्या करती हैं, एक विभिन्न प्रकार का एक नाइट्रोजन युक्त रसायन क्या करती है, उसका निर्माण करती हैं जो विष का कार्य करता है। और अनेक देशों में उसे क्या किया जाता है, पेस्टिसाइड्स के रूप में यानी कि जीवनाशक के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद खाद्य पदार्थ के रूप में जो आइसोइड्स यानी कि इसका जो एक प्लांट होता है आइसोइड्स, उसके जो घनकंद होते हैं वो मनुष्य और जो पालतू जानवर हैं हमारे और जो जंगली जानवर हैं उनके लिए भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। एक बीजपत्री पौधा और जो हमारा द्विबीजपत्री पौधा है उसके में क्या डिफरेंस है, यानी कि मोनोकोट प्लांट और डाइकोट प्लांट में क्या अंतर है। जो हमारा एक बीजपत्री पौधा होता है उसमें उसके बीज में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है, लेकिन जो हमारा द्विबीजपत्री पौधा होता है उसके बीजाणु में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। इसमें केवल एक बीजपत्र, इसमें 2 बीजाणु पत्र। उसके बाद जो हमारा एक बीजपत्री पौधा होता है उसमें क्या पाया जाता है, समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। लेकिन जो हमारे द्विबीजपत्री पौधा होता है उसमें जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। इसमें जो हमारे एक बीजपत्री पौधे हैं इनमें जो प्राथमिक जड़ है वो कुछ समय के लिए होती है, जो मूसला जड़ है वो अनुपस्थित होती है, लेकिन जो झकड़ा जड़ है वो पाई जाती है। यानी कि इसमें 3 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। जो प्राथमिक जड़ें हैं इसमें जो हमारा द्विबीजपत्री पौधा है इसमें जो प्राथमिक जड़ है वो लंबे समय के लिए होती है और एक मूल तंत्र का निर्माण करती है। उसके बाद इसमें जो हमारे एक बीजपत्री पौधे हैं उसमें जो संवहन पुल है, जो वैस्कुलर बंडल है वो बिखरे हुए होते हैं। और जो हमारा द्विबीजपत्री पौधा है इसमें जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो एक घेरे में होते हैं। उसके बाद जो हमारे एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें कैम्बियम अनुपस्थित होता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है वो अनुपस्थित होता है। लेकिन जो हमारे द्विबीजपत्री पौधे हैं उनमें ये कैम्बियम उपस्थित होता है। उसके बाद जड़ में संवहन पुल 8 से अधिक होते हैं, यानी कि जड़ होती है, जड़ में जो वैस्कुलर बंडल की संख्या होती है वो 8 से अधिक होती है। लेकिन जो हमारे द्विबीजपत्री पौधे हैं उनमें जो वैस्कुलर बंडल की संख्या या तो 8 या 8 से कम होती है। तो आज हमने जो बात करी वो करी ब्रायोफाइटा के बारे में, उसका जो विशिष्ट लक्षण है, उसके आर्थिक महत्व क्या है, टेरिडोफाइट्स क्या है, उसके विशिष्ट लक्षण क्या है, उसका आर्थिक महत्व क्या है, और जो एक बीजपत्री पौधा है और द्विबीजपत्री पौधा है उसमें क्या अंतर है। तो अगली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हमारी किसके बारे में, जो आवृतबीजी पौधे हैं और अनावृत बीजी पौधे हैं उनमें उनके क्या विशिष्ट लक्षण है, क्या उनका आर्थिक महत्व है, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।